Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the यूएस के पर्सपेक्टिव से है। यूएस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रेसिडेंट के डिसीजन को चैलेंज किया गया है कोर्ट के अंदर। प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है वो किसके पर्सपेक्टिव से था? H1B वीजा के रिगार्डिंग में। अर्लियर फेज के अंदर में जो H1B वीजा का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कुछ $1000 के अंदर में हुआ करता था। उसी को इंक्रीज करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने $1 लाख है उसको किया गया कि आने वाले समय के अंदर में जो पर्सन इस वीज़ा को होल्ड करेंगे उनको $1 लाख है US डॉलर वो पे करना होगा। तो उस डिसीजन को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अनलॉफुल है वो बताया गया। एग्जाम के पर्पज से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए? H1B वीज़ा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 90s के समय में जब यूएस का जो कंपनीज हैं उनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कैरी आउट करना था तो उस समय इस H1B वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किया गया। अब देखिए कि अगर आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कैरी आउट करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक जो फैक्टर्स हैं उनका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। फाइनेंस आपके पास में होना चाहिए, तो यूएस अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर में कैपेबल है। गवर्नमेंट उसी तरीके से जो रिलैक्सेशन का कुछ पॉलिसी हैं जो वहाँ पे प्रोवाइड करे, जो कि क्लियरेंस प्रोसेस है उसको स्पीडी वे के अंदर में कैरी आउट करे। तो आप देखिए कि वहाँ का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उन्होंने भी इस तरीके से सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया। मार्केट के लिए जो ग्लोबल है, जो कंप्लीट ग्लोबल कंट्रीज हैं वो मार्केट के लिए अवेलेबल हैं। और प्रोडक्ट को आपको डेवलप करना है तो आपको हाई स्किल जो वर्कर्स हैं, जो स्किल के रिगार्डिंग में जो वर्कर्स हैं उनका भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स इसी वीज़ा प्रोसेस के थ्रू जो फॉरेन कंट्रीज के हाई स्किल वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। और रिक्रूटमेंट के अंदर में आप देखिए कि जो 70% वीज़ा होल्डर्स हैं वो इंडियन पर्सनस हैं। वहाँ का जो इंजीनियरिंग का जो सेक्टर है, स्पेशली जो हाई टेक कंपनीज हैं उसके अंदर में आप देखिए कि इंडियन पर्सनस का प्रेजेंस होना, स्पेशली जो हमारे आईआईटीज़ हैं, एनआईटी इंस्टीट्यूशंस हैं या अदर जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू। अगर हम बात करें वहाँ का मेडिकल सेक्टर है तो उसके अंदर भी इंडियन पर्सनस का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो भी काफ़ी बेटर हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा जो 70% जो वीज़ा होल्डर्स हैं या बेनिफिशरीज हैं वो इंडियंस हैं। बाद में चाइनीज़ पर्सन हैं वो जो बेनिफिशरी हैं इस वीज़ा प्रोसेस के। तो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिसीजन यहाँ पे क्यों लिया गया, उन्होंने कहा कि आप चीप लेबर के थ्रू जो अमेरिकन पर्सन हैं उनको प्रेफरेंस के अंदर में नहीं काउंट करते हो, और बाहर के जो चीप लेबर के थ्रू आप उनका जो रिक्रूटमेंट है वो कर लिया करते हो और अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कैरी आउट करते हो। इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी सारे डिसीजंस हैं वो लिए गए थे, और इस वीज़ा प्रोसेस को इंडिया जो इसका मोर बेनिफिशरी है उसी के रूप से कंसीडर है वो किया जाता है। अगस्त के समय में कौन कौन से ऐसे डिसीजन लिए गए यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा? एक तो आप देखिए कि हमारा जो टैरिफ है उसको इंक्रीज करना, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ को इंक्रीज किया गया। लेकिन आप देखिए कि जो चाहबार पोर्ट है, चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में भी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए गए। चाहबार पोर्ट हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो अफगानिस्तान है उसके साथ में आप देखिए कि ट्रेड को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में उस एग्रीमेंट को वहाँ पे साइन किया था। चाबार पोर्ट के अलावा अगर हम बात करें तो H1B वीज़ा का ये जो डिसीजन है ये भी यहाँ पे इंडियन पर्सन्स को ही इम्पैक्ट करेगा। तो काफ़ी सारे एंटी इंडिया स्टैंड है वो लिए गए। हमारा जो राइवल कंट्री है पाकिस्तान, जो कि राइवल तो आप देखिए कि मेजरली किस वजह से है, क्योंकि उनके द्वारा क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको इंडिया के अंदर में सेंड किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो लार्जर लेवल के ऊपर में कोई डिफरेंसेज हैं वो नहीं है, बट उनके द्वारा एंटी इंडिया स्टैंड को कैरी आउट करना, इंडिया के अगेंस्ट में जो टेरर एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करना और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का कोशिश है वो किया जाना उनके द्वारा। तो जो पाकिस्तान के साथ में भी आप देखिए कि एक्टिवली वे के अंदर पार्टिसिपेट किया गया है यूएस के द्वारा। तो ऐसे काफ़ी सारे डिसीजंस हैं जो एंटी इंडिया देखने के लिए मिले हैं लास्ट 1-2 मंथ के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से है, छत्तीसगढ़ जो कि आप देखिए कि नक्सल मूवमेंट वहाँ पे अफेक्टेड है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है, रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू आप देखिए कि सक्सेस है वो देखने के लिए मिला है। अर्लियर फेज में हमने महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में रीड किया था। तो यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ के अंदर भी नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो पर्सन हैं उन्होंने अपने आर्म्स को ले डाउन किया है और उन्होंने जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर एंट्री के रिगार्डिंग में प्रॉमिस है उसको कैरी आउट किया। हमारी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो यूनियन मिनिस्ट्री है, उन्होंने आप देखिए कि एक टारगेट रखा है 26 का जो मार्च का मंथ है उस समय तक जो नक्सल मूवमेंट है उसको एलिमिनेट है वो करना है।
काफ़ी सारे ऑपरेशंस भी कैरी आउट किए हैं, जो टॉप लीडरशिप है उनको भी एलिमिनेट किया है यहाँ पे, कुछ नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो टॉप लीडरशिप है उनको। नक्सल मूवमेंट स्टार्ट क्यों होता है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जमींदारी जो प्रोसेस है, काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर हैं, ट्राइबल कम्युनिटी का प्रेजेंस होना, जो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं 1966-67 के समय में। बाद में आप देखिए कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनके द्वारा भी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था, नक्सल मूवमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, जैसे चारू मजूमदार हैं, वो एक फिलोसफी के जो फिलोसफिकल जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करते हैं नक्सल मूवमेंट। बाद में मूवमेंट अपने पीक के ऊपर भी आता है, इसको इंडिया का जो बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप से भी देखा गया। हमारा जो जीएस पेपर थर्ड है उसके अंदर में आप देखिए कि मेंस पेपर के अंदर में एक या दो क्वेश्चन है वो जरूर से पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, क्यों वहाँ पे नक्सल मूवमेंट अपने पीक के ऊपर में था। सेकंड आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस तरीके से कौन से ऐसे मेजर्स को कैरी आउट करने का ज़रूरत है, कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया है वो भी एक बेनिफिशियल है, ऐसे एरिया जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो रहा है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे कैरी आउट हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजिप्ट के पर्सपेक्टिव से हैं, हमारा जो मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर में जो डायलॉग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि अगर आने वाले समय के अंदर में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को कैरी आउट करना है, तो पैलेस्टीनियन इश्यू है, जो पैलेस्टाइन का जो इश्यू है उसको रिजोल्व करने का जरूरत। विदाउट पैलेस्टाइन इश्यू को रिजोल्व करने के नहीं अगर उसको किया जाएगा तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आना या उनको स्टेबलाइज वे के अंदर में इस्टेब्लिश करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है वो रहेगा। स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा 2023 के समय आप देखिए कि सितंबर के समय इसको अनाउंस किया गया था, और उसके कुछ ही दिनों के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि गजा स्ट्रिप के वहाँ पे जो वायलेंस है वो इरेप्ट होता है, हमास के द्वारा इसराइल के ऊपर अटैक किया जाता है। तो क्या स्टूडेंट्स इजिप्ट भी इस रूट के अंदर में है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में इजिप्ट को नहीं रखा गया है, क्योंकि इजिप्ट के थ्रू आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो सुएज कैनाल के थ्रू जो यहाँ पे जो ट्रेड है वो पास हुआ करता है, और सुएज कैनाल को ही बाईपास करते हुए ये नया प्रोजेक्ट वो यहाँ पे लाया गया है। बट इजिप्ट ने प्रॉमिस किया है कि आने वाले समय में अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो इस कनेक्टिविटी प्रोग्राम को या कोई अदर कनेक्टिविटी प्रोग्राम है उसको भी वो ज्वाइन है वो यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कौन कौन से एरिया यहाँ पे कनेक्ट होंगे, इंडिया को मेरीटाइम वे के थ्रू जो कनेक्ट है वो किया जाएगा किसके साथ में, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ में, वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में। वेस्ट एशिया के अंदर में आप देखिए कि जो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है उसके थ्रू ट्रेड है वो पास करेगा, और जो इसराइल का जो हैपा का जो पोर्ट है, इसराइल का जो हैपा पोर्ट है, हैपा बैटल ऑफ हैपा भी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर में, जिसमें इंडियन जो आप देखिए कि सोल्जर्स हैं उन्होंने इस सिटी को जो प्रोटेक्ट है वो किया था। और इसके रिगार्डिंग में आप दिल्ली के अंदर में एक त्रिमूर्ति सर्किल आप देखते हो, त्रिमूर्ति सर्किल में इंडियन सोल्जर्स को दिखाया गया है जब जब उन्होंने इस सिटी ऑफ हाइपा को जो प्रोटेक्ट है वो किया। तो हाइपा को कनेक्ट करने का था, फिर उसके बाद में मेडिटेरियन सी के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज के कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इजिप्ट के साथ में हमारा क्या डिस्कशन हुआ है, इजिप्ट के साथ में डिस्कशन हुआ है बायलेटरल ट्रेड के रिगार्डिंग में। बायलेटरल ट्रेड जो कि प्रेजेंट समय के अंदर में 5 बिलियन यूएस डॉलर है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया और इजिप्ट का, जिसको कि इंक्रीज करना है, डबल करना है आने वाले समय में। और अभी रिसेंटली जो गाजा स्ट्रिप में पीस इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको भी इंडियन लीडरशिप ने प्रमोट है वो किया है कि बेटर यहाँ पे रिजल्ट है। हरियाणा के अंदर में जो पुलिस के अंदर में जिस तरीके से इंसिडेंट सामने आए हैं, पहले एक आईपीएस ऑफिसर फिर एक एएसआई हैं उनके द्वारा सुसाइड किया गया करप्शन के जो एलिगेशंस को लगाते हुए, तो उसके बारे में एक ग्राउंड रिपोर्ट है वो यहाँ पे फाइल हुआ है। तो आप देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पुलिस फोर्स में ऐसे जो सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि पुलिस फोर्स में एक तो कम्प्लीटली जो फिक्स टाइम नहीं है, प्रॉपर समय के अंदर में आप देखिए कि वर्क लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस का एक अप्रोच नहीं है, और यही काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं जो स्ट्रेस का सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। और स्ट्रेस आप देखिए कि कभी कभी जो लूज जो समय होता है, जो कमज़ोर एक समय होता है, उस समय पर्सन्स के द्वारा ज़्यादा कुछ एनालाइज ना करते हुए ऐसे कुछ डिसीजंस वो ले लिए जाते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस है, उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, उसको ये शो करता है। आने वाले समय के अंदर में हम और भी यहाँ पे जो प्रोग्रेस को कैरी आउट करेंगे। कल ही हमने एक फाइटर जेट के बारे में रीड किया था कि रसिया ने अपना जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के लिए कहा है लोकल वे के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। जो गोरखाज का एरिया है वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल का। अगर आपने मैप देखा होगा तो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न एरिया है, जो नॉर्दर्न एक्सटेंडेड एरियाज है हिमालयाज तक, आप देखिए कि वहाँ पे जो गोरखा लैंड के रूप से उसको कंसिडर किया करते हैं, गोरखाज का प्रेजेंस हुआ करता है। दार्जिलिंग नाम का जो सिटी है जो कि टी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो स्टूडेंट, दार्जिलिंग का जो एरिया है वो गोरखा लैंड के अंदर ही हुआ करता है। तो वहाँ के लोगों से डिस्कशन करने के लिए जो इंटरलोक्यूटर है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, हमारे जो डिप्टी एनएसए हैं उसके इंटरलोक्यूटर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीयू के पर्सपेक्टिव से है न्यूज़। डीयू के अंदर में आप देखिए कि क्या इंसिडेंट हुआ है। डीयू के वहाँ पे एक प्रोफेसर के अगेंस्ट में जो असोल्ट का जो एक केस सामने आया है। तो आप देखिए कि टीचर का रेस्पेक्ट करना जरूरी है, अगर कैसा भी सिचुएशन है। कोई वहाँ पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, टीचर का रेस्पेक्ट अल्टीमेट है, गुरु का जो स्थान है वो माना गया है हमारा जो इंडियन प्रोसेस है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लेह का जो अपेक्स बॉडी है उसके बारे में है। उन्होंने टॉक करने के लिए एग्री किया है जुडिशियल प्रोब का जो ऑर्डर है उसके पर्सपेक्टिव से। तो लेह के अंदर में आप देखिए कि प्रोटेस्ट किया गया था, प्रोटेस्ट के बाद में जो मेन क्लाइमेट एक्टिविस्ट है उनको अरेस्ट है वो भी कर लिया गया एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। और अब डिस्कशन को अलाउ है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फॉरेन इश्यूज के बारे में है कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके पर्सपेक्टिव से कहा गया यहाँ पे कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसको, उसमें इंडिया को जो स्पीक करना चाहिए मोरल क्लियरिटी के साथ में, किसी भी तरीके का जो एम्बिग्यूटी है उसको नहीं कैरी आउट करना चाहिए। तो आप देखिए रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिसीजन एक मेंशन किया कि इंडिया रसिया से जो ऑयल परचेज है उसको रिड्यूस करेगा। तो जो फॉरेन जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसमें क्लियर वे के अंदर में हमारा जो स्टैंड है वो होना चाहिए। तो उसी के बारे में एक आप देखिए कि यहाँ पे सजेशन के पर्सपेक्टिव से पॉइंट है, किसी आंसर के अंदर में आप इसको यूज कर सकते हो कि हमें जो ग्लोबल इश्यूज के ऊपर मोरल क्लियरिटी को कैरी आउट करने का ज़रूरत है, किसी भी तरीके का एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो एक रिवाइवल सिचुएशन के अंदर में हैं, जो कि 2020 के समय में डिक्लाइन है वो हुए थे। अभी यहाँ पे इंडिया और चाइना का जो 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, और यूएन का भी आप देखिए कि 80 ईयर का जो एनिवर्सरी है वो हुआ है कि 80 ईयर्स हो चुके हैं। तो प्रेजेंट समय के अंदर में जो चाइना के जो पर्सन के द्वारा ये लिखा गया है यहाँ पे इंडिया चाइना जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसके पर्सपेक्टिव से, कि हमारे जो रिलेशन है वो म्यूचुअल ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, उनके ऊपर में डिपेंड करते हैं। यूएन के रिगार्डिंग में माइलस्टोन बताया गया कि उसको रिफॉर्म करने का ज़रूरत है, जो प्रेजेंट समय का ग्लोबल डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव से। हमारे जो बोथ कंट्रीज हैं वो पार्टनर्स हैं, किसी भी तरीके से जो रिवाइवल हैं वो नहीं है, पार्टनर्स हैं, रिवाइवल नहीं है, सॉरी राइवल हैं वो नहीं है। तो अभी वो जो डिफरेंसेस थे उसके बारे में कहा गया कि बॉर्डर इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे और जो भी डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व करेंगे। और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है वो ये है, जिस तरीके से हम एससीओ के अंदर में ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को हमने यूज किया फ्यूचर के रिगार्डिंग में, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन को जो सेटअप किया। तो जो एससीओ है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्रिक्स है, उनको हम यहाँ पे बेटर वे में यूज कर सकते हैं इन इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल वे के पर्सपेक्टिव से बोथ कंट्रीज के द्वारा। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से इन बोथ इंस्टीट्यूशंस के यूज के बारे में। और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए, जो कि एससीओ की मीटिंग के दौरान जो जो उसको इस्टेब्लिशमेंट में लाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वेनेजुएला के बारे में है। वेनेजुएला के वहाँ पे आप देखें कि यूएस ने जो ऑपरेशंस को कैरी आउट किया है, तो यहाँ पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बताया गया कि किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल एरिया है उसको रेस्पेक्ट करने का ज़रूरत है। बट यूएस के द्वारा पहले भी काफ़ी सारे कंट्रीज के टेरिटरी में इंटरवेन किया गया है। वहीं कैरेबियन सी के आसपास जो कंट्री हैं, चाहे अल सल्वाडोर हो, वहाँ पे कैरेबियन नेशंस में आप देखिए कि क्यूबा के अंदर में इंटरवेन हो किसी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वजह से। पहले ये भी एक डिस्कशन हुआ करता था कि अगर किसी कंट्री के अंदर में ऑयल मिला है तो यूएस
आप देखिए कि वहाँ पे प्रपोज करता था कि आई थिंक यू नीड डेमोक्रेसी आल्सो, और अब उसके बाद में आप देखिए कि टू राइवल ग्रुप्स क्रिएट होते थे, वहाँ पे डिस्टेबलाइज सिचुएशन होता था, और यूएस अपना ऑयल का जो परचेज है वो कैरी आउट करता था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऐसा एक थ्योरी है, वो भी प्रपोज किया गया था 2004-5 के समय में, कि इराक के वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो कि ग्लोबल ह्यूमनिटी के लिए एक थ्रेट है। और आप देखिए कि बाद में वो जो कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया गया कम्प्लीटली, उसके बाद में कुछ भी इस तरीके का जो नहीं मिला था। तो अभी जो प्रेजेंट समय का जो एग्रेशन है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अफ़गानिस्तान और दिल्ली के क्या यहाँ पे फ्यूचर स्टेप्स हो सकते हैं, तो आईआर के पर्सपेक्टिव से ही हैं बोथ यहाँ पे जो 4 न्यूज़ हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें टेररिज्म को जो कंडेम किया गया, किसी भी तरीके का जो टेरर एक्टिविटी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं होगा अफ़गानिस्तान के सोइल के वहाँ से। तो ये आप देखिए कि एक बेटर यहाँ पे एक डेवलपमेंट हुआ है कि हम जो टेररिज्म का जो थ्रेट है उसको डील करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया आप देखिए कि डेवलपमेंट लेड इनिशिएटिव को कैरी आउट करता है अफगानिस्तान के एरिया के अंदर में, चाहे वो वहाँ पे एजुकेशन को प्रोवाइड करना हो इंडिया के द्वारा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी आउट करना हो अफगानिस्तान के टेरिटरी में, जो ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन हो, हॉस्पिटल्स हो, पार्लियामेंट का बिल्डिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग में हो, ड्रिंकिंग वाटर के पर्सपेक्टिव से डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना हो, सलमा डैम हो या सेतुत डैम हो। तो ये इंडिया के स्टैंड के बारे में था, और हमारा जो डेवलपमेंट लेड इनिशिएटिव है, और जो पॉजिटिव स्टेप क्या रहा है कि टेररिज्म को कंडेम किया गया, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को नहीं यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि कन्वर्जन के जो एक्ट हैं, आर्टिकल 25 एवरी पर्सन को यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है वो ग्रांट करता है, बट क्या हमारे यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन है वो इसका पार्ट है? फोर्सफुल कन्वर्जन है वो इसका पार्ट नहीं है। किसी भी तरीके से जो कन्वर्जन एक्ट है हरेसमेंट के रिगार्डिंग में नहीं होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। डिजिटल अरेस्ट के जो केसेज यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग में है, कि जो डिजिटल अरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग में अपने कंसर्न्स को रेज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में आपको आर्टिकल 25 के जो एक्सेप्शन हैं वो आपको पता होना चाहिए, कि जो यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रोटा वायरस के बारे में है, जो कि आप देखिए कि उस रोटा वायरस का जो वैक्सीन जब दिया गया, वैक्सीन को 2016 के समय में यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके थ्रू इनिशिएट किया गया था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू जो चिल्ड्रंस के अंदर में अदर जो इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग में भी बेटर रिजल्ट्स वो मिले हैं, तो उसका इफेक्टिविटी के बारे में स्टडी में बताया गया कैसे ये यहाँ पे जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो रोटा वायरस का रोटवैक नाम का जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया गया था, और दीपावलीज के स्वीट्स के शिपमेंट के बारे में है यूएस के पर्सपेक्टिव से, डिलीवरी में टैरिफ की वजह से किस तरीके से यहाँ पे डिले प्रोसेस है वो हुआ है। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बट हमारा जिस तरीके से कनेक्टिविटी हुआ करता था यूएस सिटीजन्स का, वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के जो लोग रहा करते थे, उसमें आप देखिए कि डिस्टरबेंस तो क्रिएट हुआ है पिछले कुछ मंथ के अंदर में, जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मडागास्कर के बारे में है, जेनजी का जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद में आप देखिए कि वहाँ का जो मिलिट्री है उनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। तो कर्नल रविंद्रन नाम से, सॉरी रविंद्र नाम नहीं है, तो उन कर्नल के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है एज ए प्रेसिडेंट के रूप से। मडागास्कर जो कि अफ्रीकन यूनियन का पार्ट हुआ करता था, अफ्रीकन यूनियन ने भी इनके साथ में रिलेशंस को सस्पेंड किया है, और आप देखिए कि एक जोग्राफिकल जो डेवलपमेंट है उसमें कंसिडर किया जाता है कि जो लोग लेक विक्टोरिया का जो एरिया है वहीं से ही जो मडागास्कर का जो एरिया है वो वहाँ से निकला है, और रिफ्ट वैली भी हम रीड करते हैं अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से। मडागास्कर का लोकेशन एक बार आप जरूर से देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें गजा स्ट्रिप के बारे में है, कि यूएन ने कहा है कि जो वहाँ पे जो सभी तरीके के जो 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 एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग जो एरियाज हैं उनको ओपन करने का ज़रूरत है, जिससे कि गजा स्ट्रिप के अंदर में जो फूड है उसको प्रोवाइड किया जा सके। रसिया के द्वारा यूक्रेन के कुछ विलेजेज हैं जिनको कैप्चर कर लिया गया है, और नेपाल के बारे में मेंशन किया गया कि नेपाल के अंदर में जो आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे तो पीसफुली वे के अंदर में पावर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये कहा गया है। एक्टिंग प्रेसिडेंट का इंडिया के साथ में भी रिलेशन है, इन्होंने अपना एजुकेशन इंडिया के अंदर में कैरी आउट किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान ने यहाँ पे जो
अफगानिस्तान सोइल है उसके बारे में है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इश्यूज चले हैं पिछले कुछ समय के अंदर में, और तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है जिसको कि कंडेम करता है पाकिस्तान, वहाँ पे उसके टेरर एक्टिविटी के रिगार्डिंग और एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये अफ्रीकन जो सॉरी जो अफगानिस्तान के जो पर्सन है उनसे ये रिलेटेड है। और वेनेजुएला के बारे में ये मेंशन किया गया, वेनेजुएला ने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया है यूएस के उस स्ट्राइक के बाद में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।